और सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से गुजरात फतेह की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। 14 नवंबर से गुजरात में चुनाव प्रचार प्रसार तेज करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। गढ़ देखिए, पहले से ही अभेद तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गुजरात कहा जाता है, लेकिन इससे और भी ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ाकर 14 नवंबर से गुजरात में चुनाव प्रचार तेज करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात में 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री प्रचार के लिए जुटेंगे। पूरी स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री यानी कि पूरा का पूरा जो एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष शहरों का कुनबा है वो गुजरात में नजर आएगा और गुजरात ही वहां से एक तरीके का लगेगा कि केंद्रीय बिंदु राजनीति का हो जाएगा। प्रत्येक केंद्रीय मंत्री 20 से ज्यादा रैलियां संबोधित करेंगे। टास्क बहुत बड़ा दिया गया है आलाकमान की ओर से और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, क्योंकि 20 केंद्रीय मंत्रियों के लिए माफ कीजिएगा जितने भी केंद्रीय मंत्री इसमें जुड़ेंगे उसमें 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करना एक बड़ा होमवर्क और बड़ा टास्क भी, लेकिन साथ ही कोशिश ये भी रहेगी कि जिस जगह पर कांग्रेस की मजबूती रही है उन जगहों पर जाकर इस तरह की रैलियों को और जनसभाओं को संबोधित कर कांग्रेस की मजबूती हल्की अगर बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह के दावे कांग्रेस कर रही है और 2017 में विधानसभा चुनावों में ये करिश्मा नजर भी आया था, 77 सीटें हासिल की थी और 99 पर भारतीय जनता पार्टी सिमटी थी, जबकि दावे और वादे किए जा रहे थे 150 प्लस के। लेकिन अब 14 तारीख से ताबड़तोड़ प्रचार भारतीय जनता पार्टी का गुजरात चुनाव के लिहाज से शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे, देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। ये सभी वहां पर प्रचार करेंगे और गढ़ जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसे इस चुनाव में भी अभेद किस तरह से रखा जाए और जो तबका है अभेद गढ़ का अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात को कहना ये किस तरह से मेंटेन किया जाए, इसकी पूरी तैयारी 14 नवंबर से सभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जिन्हें टास्क सौंपा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, इसमें जुटने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं, सभी के जहन में सवाल आ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब गुजर रही है तो अलग अलग जगहों को कवर करते हुए, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं है। देखिए, जो विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका एक कारण भी बताया है, समझने की कोशिश से कीजिएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा अगर गुजरात पहुंचती तो चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ता, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी तरह की दखलंदाजी ना हो। जो मतदाता हैं पूरी तरह से इस मूड में अभी है कि सुने हर पार्टी क्या कह रही है, क्या वादे किए जा रहे हैं मैनिफेस्टो के जरिए, क्या वादे जो किए जा रहे हैं उनके कितने हित में है। ऐसे में अगर यात्रा गुजरात पहुंचती तो चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ता। चुनाव प्रचार के बजाय यात्रा के इंतजाम में कार्यकर्ता जुट जाते। जिन कार्यकर्ताओं के पास में अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव के प्रचार की है वो भारत जोड़ो के इंतजाम में जुट जाते। यात्रा के हिमाचल प्रदेश पहुंचने तक वहां हो जाएंगे चुनाव, यानी कि यात्रा जब तक हिमाचल प्रदेश पहुंचती है वहां पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लिहाजा कोई भी तकलीफ इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश में संपन्न होने के बाद में नहीं आएगी। कार्यकर्ताओं को जो उचित समय है वो भी तैयारियों को लेकर करने के लिए मिलेगा। लेकिन चुनाव के कारण रास्ते में गुजरात और हिमाचल प्रदेश नहीं है। पूरा जो रूट तैयार किया गया है पार्टी की ओर से उसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश, गुजरात तो उसमें है ही नहीं और हिमाचल प्रदेश भी पूरे चुनाव प्रक्रिया के होने के बाद में फिर वहां से जब अलग अलग जगहों से यात्रा गुजरेगी तो कुल मिलाकर के समझा जा सकता है कि सिर्फ चुनाव में किसी तरह की दखलंदाजी ना हो, डाइवर्ट चुनाव से कार्यकर्ताओं का ध्यान ना हो, तैयारियों में बिजी उसमें ना हो जाए, पूरा ध्यान केंद्रित रहे चुनावों पर। इस लिहाज से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा इस बार नहीं पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां के नलिन कुमार कटील, जिनने 10 दिन की छुट्टी ली है। 10 दिनों की छुट्टी पर वो हैं। 5 नवंबर के बाद से किसी भी कार्यक्रम में कटील की मौजूदगी दर्ज नहीं हुई। 5 नवंबर के बाद से आज तक की तारीख में लगातार जब कार्यक्रमों में देखा भी गया तो वो वहां पर नजर नहीं आए। कहा यह जा रहा था कि 10 दिन की छुट्टी पर गए हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भी जब तैयारियों का जायजा लेने वहां पर पहुंचे और आने वाले दिनों में एक और कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है, तो तब भी जानकारी है कि कटील वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि इस समय राज्य में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की जन संकल्प यात्राएं। अलग अलग यात्राएं जब निकाली जा रही है, जन संकल्प नाम दिया गया है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व का नहीं होना कहीं ना कहीं इस चीज का संकेत देता है कि बदलाव हो सकते हैं। जन संकल्प यात्राओं के आयोजन से जुड़े हुए थे खुद कटील। इससे पहले भी
जब जनसंकल्प यात्राओं की पूरी परियोजना कार्य योजना बन रही थी तो उसमें भी जुड़े हुए थे और उसमें भी लगातार अपने इनपुट दे रहे थे, जायजा भी ले रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 10 दिन की छुट्टी किन्हीं कारणों की वजह से ली और अब वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे। 5 नवंबर के बाद सोमवार से 3 दिन कर्नाटक के दौरे पर कर्नाटक प्रभारी बी सतीश भी हैं। कर्नाटक प्रदेश भाजपा में जल्द ही बदलाव के आसार इस परिवर्तन के बाद नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी की घोषणा इसके लिए की है। 10 गारंटी की घोषणा की है, लेकिन उसके बाद में प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली की सियासत हमेशा केंद्र के साथ में अगर इसे देखा जाए तो हमेशा आरोप और प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो शुरू रहता है। इस 10 गारंटी की घोषणा के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे, दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करेंगे, दिल्ली में कूड़े का नया पहाड़ नहीं बनने देंगे, जो पहले से पहाड़ बने हुए हैं उन्हें तो खत्म किया जाएगा, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के और भी कूड़े के पहाड़ वहां पर आगे ना बने। एमसीडी के पार्कों को सुंदर भी बनाया जाएगा, जिसके अधीन है उन पार्कों को और ज्यादा सुंदर बनाया जाएगा और तकनीकों से युक्त किया जाएगा। किस तरह से संविदा कर्मचारियों को पक्का भी किया जाएगा। तमाम वो वादों की लिस्ट जो कि उन्होंने इस घोषणा पत्र के दौरान 10 वादे गिनाए जनता को। एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अस्तित्व में आई ही थी, उसका भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी के चुनाव में अगर जीत दर्ज होती है तो भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी को उसके बाद वो बनाएंगे। तो एमसीडी चुनाव के लिए आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई है। जहां पर वादों की और गारंटी की लिस्ट जारी की तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ गई। 30 स्टार प्रचारक रहेंगे, यानी कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30 नाम शामिल हैं। खुद अरविंद केजरीवाल होंगे, भगवंत मान होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्टार प्रचारक होंगे और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम का भी नाम शामिल है। इस तरह से 30 स्टार प्रचारक एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित किए गए। और चलिए अब बात करते हैं पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले पर। जेल से बाहर आएंगे राजीव गांधी की हत्या के दोषी। देश की शीर्ष अदालत ने रिहाई का आदेश दिया है। नलिनी श्रीहरन, आरपी रविंद्रचंद्रन समेत सभी 6 दोषियों की रिहाई होगी। ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आया है। नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि इससे पहले भी याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन याचिकाएं उसके बाद भी खारिज कर दी गई। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से इस विकल्प के तौर पर रुख किया। समय से पहले रिहाई की मांग कर रहे थे उस दलील के जरिए, उस अपील के जरिए, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख इन्हें किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस दौरान ये भी कहा जब सुनवाई की कि दोषी पैरा रिबलन की रिहाई का आदेश अन्य दोषियों पर भी लागू होता है। दोषी अगर वो है तो फिर ये भी दोषी, लेकिन इन पर भी रिहाई का आदेश जिस तरह से पहले दोषी पर लागू होता है तो अन्य दोषियों पर भी वो आदेश लागू होता है। पैरा रिबलन ने जेल में 30 से अधिक साल की सजा काटी और उसके बाद में जो अन्य दोषी हैं, अन्य आरोपी हैं, उनकी रिहाई के रास्ते भी इस आदेश के बाद खुल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं और रिहाई पर कांग्रेस का विरोध। कहा कि देश की चेतना को इस फैसले ने झकझोरा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर कहा कि रिहाई का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। प्रत्येक मामला परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जिस तरह की सिचुएशन होती है हर मामला उस पर निर्भर करता है। हमारे पास जो भी कानूनी अधिकार है हम उसका प्रयोग इसके लिए जरूर करेंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूर्णतः अस्वीकार है और गलत भी है। उसे किसी भी तरह से मानने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है, लेकिन विकल्प जितने भी बचते हैं हर एक विकल्प कांग्रेस पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपनाएगी भी। साथ ही कहा कि कांग्रेस इस निर्णय की स्पष्ट रूप से आलोचना खुले तौर पर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया।
बढ़ते हैं। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश को बरकरार रखा है क्योंकि अगले आदेश तक संरक्षण का आदेश अब जारी रहने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार रखा है। जो पहले आदेश दिया गया था कि शिवलिंग को संरक्षित रखा जाए सुप्रीम कोर्ट की ओर से, हिंदू पक्ष की कहा जा सकता है कि इस पूरे मसले पर एक बड़ी जीत भी थी ये फैसला आना। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है। हिंदू पक्ष को अब जवाब देना होगा कि जिन आधारों पर, जिन बिंदुओं के आधार पर उसे शिवलिंग बताया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, उसके क्या लिखित दस्तावेज भी है, क्या लिखित जानकारियां भी है, कौन से ऐसे प्रूफ हैं, क्या इसके जवाब रहेंगे, ये हिंदू पक्ष को अगले 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट से गौतम नवलखा को थोड़ी राहत मिली है। 1 महीने मुंबई में अपने घर में नजरबंद रह सकेंगे नवलखा। ये कुछ राहत उनके लिए आई, लेकिन सीसीटीवी की निगरानी उन पर रहेगी। इस दौरान फोन भी बंद रहेगा, इंटरनेट पर भी पाबंदी रहेगी। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर पिंजरे से बाहर भी छोड़ा जाएगा, जेल से बाहर भी, लेकिन नजरबंदी उस तरह से भी शुरू रहेगी क्योंकि अपने घर पर तो रह सकते हैं, लेकिन सीसीटीवी की निगरानी, फोन और इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सुरक्षा के लिए उन्हें 2.4 लाख का भुगतान करना होगा, यानी कि 2.4 लाख रुपए का भुगतान अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें अतिरिक्त तौर पर करना होगा। उनकी सुरक्षा उन्हीं की जवाबदेही होगी, उसके लिए खुद पैसे भी उन्हें भुगतान करने होंगे। इस दौरान मुंबई या फिर नवी मुंबई से बाहर जाने की अनुमति उन्हें नहीं है। सिर्फ मुंबई स्थित आवास पर रह सकते हैं, नवी मुंबई पर जो आवास है वहां रह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कहीं पर भी बाहर जाने की अनुमति उन्हें नहीं है। पुणे के अलगार परिषद मामले में गिरफ्तार हुए थे गौतम नवलखा। थोड़ी सी राहत है, लेकिन इस राहत को किस तरह से लिया जाता है कि राहत वास्तव में और ज्यादा राहत, क्योंकि अपने घर पर इतना हो सकता है कि अपने घर पर अपने परिवार के साथ रुक पाएंगे, लेकिन फिर नजरबंदी रहेगी। सीसीटीवी के जरिए पूरा का पूरा लेखा जोखा, उनका ब्यौरा रखा जाएगा, जिसकी टाइम टू टाइम अपडेट की जाती रहेगी। UAPA के तहत तलोजा जेल में 70 वर्षीय गौतम नवलखा और मुंबई में अपनी बहन मृदुला कोठारी के साथ इसके बाद वो रह पाएंगे। ये कुछ राहत। जसलोक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर हैं मृदुला के पति, और उसके बाद में उनकी जो नजरबंदी है वो इस तौर पर देखा जा सकता है कि उनके घर पर हो जाएगी। फोन बंद रहेगा, इंटरनेट बंद रहेगा, और अगर फिर कोशिश की जाती है किसी अतिरिक्त तरह से कांटेक्ट किसी से करने की, तो उस पर भी पूरी की पूरी निगाह बनाकर रखी जाएगी। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।